उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज विधानमंडल की हुई बैठक में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बने नए सीएम। आज शाम 4 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पिरान कलियर के विधायक ने बीजेपी पर कसा तंज। बीजेपी सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। कहा 2022 के चुनाव में जनता देगी जवाब। 11 मार्च को होगा कुंभ मेले का शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन ने की कसी कमर। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। शैक्षणिक भ्रमण पर गए कई किसान और भ्रमण के दौरान किसानों ने सीखे बागवानी के गुण। किसानों में दिखा खुशी की लहर। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज विधानमंडल की बैठक हुई, जहां बैठक में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बता दें कि आज हुई विधानमंडल दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, जिसकी घोषणा कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। वहीं विधानमंडल की बैठक में केंद्र पर्यवेक्षक और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, संगठन महामंत्री अजय सह प्रभारी रेखा वर्मा, बीजेपी के विधायक, सांसद और कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। वहीं कल पूरे दिन भर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की रेस में धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, सुरेश भट्ट, अजय भट्ट का नाम चल रहा था, लेकिन आज विधानमंडल की बैठक के बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ। बता दें कि आज शाम 4 बजे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही राज्य के नए मुखिया बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कार्यवाहक त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी आभार जताया और कहा कि इन 4 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कई विकास कार्य किए हैं। वहीं तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा भाई भी बताया है। और तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और ऐसे में हम आपको उनका परिचय बताएंगे। तीरथ सिंह रावत का जन्म 9 अप्रैल 1964 में गढ़वाल में हुआ था। विधायक गणों ने बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चयन किया है। तीरथ जी हमारी पार्टी की निधि, वो मुझसे पूर्व इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, विद्यार्थी पदाधिकारी से बहुत ही अच्छा चयन किया है, बहुत ही अच्छा चयन किया है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूँ। आज जो है प्रदेश का नया मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत जो है प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है घोषणा की है। आज शाम 4 बजे जो है मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण समारोह का आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर हजूम उमड़ा है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार देखिए किस तरीके से जो जश्न मनाया जा रहा है। ये जो है यहाँ पर तमाम तरीके से ढोल जश्न मनाया जा रहा है। ये यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तीरथ सिंह रावत की जैसी गाड़ियों में हुजूम हुआ है। लगातार तीरथ सिंह रावत आज लोहड़ी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो है हुजूम उमड़ा है बीजेपी कार्यालय में। अब जो है जो पहले जो तस्वीरें आ रही थी सामने, धन सिंह रावत हो गया, अजय बलूनी हो गया, रमेश पोखरियाल निशंक, वो तमाम यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री, लेकिन हाईकमान पहले ही इस पर उनके विचार किया था कि तीरथ सिंह रावत जो है प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज उनको जो है मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी है। अब जो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं वो तीरथ सिंह रावत आज शाम को ही 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है राजभवन में कराया जाएगा। जहाँ पर आप बीजेपी कार्यालय में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तमाम कार्यकर्ताओं का घोषणा करती है। साधना प्लस के लिए विकास शाह देहरादून। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुने गए हैं। तीरथ सिंह रावत का जन्म
9 अप्रैल 1964 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तीरथ सिंह रावत साल 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। 1997 से 2002 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 2012 से 2017 तक वो चौबाटा खाल विधायक भी रह चुके हैं। और बात करें 2013 से 2015 तक की, तो वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। फिलहाल वर्तमान में तीरथ सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल के लोकसभा सांसद भी थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है और तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री चुना गया है उत्तराखंड का, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ पूजा, सबसे बड़ी बात कहें तो उत्तराखंड में जो 3-4 दिन से लगातार यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही थी, वो कल जाके समाप्त हो गई थी। कल शाम लगभग 4:15 बजे जाके जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया था। और उसके बाद आज अगर लगातार हम आज बात करें तो आज सुबह विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जो गढ़वाल के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, उनको अपना नेता चुन लिया गया है। और वो जाकर महामहिम राज्यपाल से जाके मिले, अपना वो प्रस्ताव दिया और उसके बाद आज शाम को 4 बजे उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत आज शपथ ले रहे हैं। जी कमल जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि जब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया, भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई थी, क्या लगता है जनता के बीच विश्वास बना पाएंगे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के रूप में? जी अगर बात कहें तो अगर इनका इतिहास बताएं तो सबसे पहले विधानमंडल में इन पे विश्वास किया गया। वहीं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने इनके नाम की पैरवी की और उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसको सर्वसम्मति संभाल लिया। अब ये कहना तो मुश्किल है कि क्या 2023 में क्या होगा, लेकिन एक सबसे बड़ी एक साफ छवि है, कोई इन पे दाग नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार इनको नेता चुना गया है। बाकी 2022 अभी लगभग 8 से 9 महीने का समय, बहुत बड़ी चुनौती होगी तीरथ सिंह रावत के लिए और हाई कमान के लिए, जिन्होंने इनको इतना बड़ा नेतृत्व सौंपा है कि 2022 में पुनः भाजपा को सत्ता दिलाएंगे, ये कहना भी बहुत कठिन होगा। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिसके खिलाफ अब जो जनता है कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ होती जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, तीरथ सिंह रावत को नया चेहरा लेकर आई है बीजेपी, ये एक नया चेहरा है, ऐसे में क्या जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन पर विश्वास जता के इसका प्रभाव सीधे सीधे 2022 चुनाव पर पड़ सकता है? जी कहें तो पूजा सबसे बड़ी बात है ये, अभी मैंने कहा कि हेलो जी हाँ बिल्कुल सही बात है पूजा, पर मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी चुनौती है हाई कमान के लिए भी और सबसे बड़े तीरथ सिंह रावत के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कसर की अगर हम बात करें तो 8 से 10 महीने का समय रह गया यहाँ पर और इसके बाद आचार संहिता यहाँ पर लगनी है। पर सबसे बड़ी चुनौती होगी इनके लिए, बहुत कहना होगा कि दोबारा भाजपा को सत्ता लाना, कैसा प्रयास किया जाए, कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है तीरथ सिंह रावत के लिए भी और हाई कमान के लिए भी। आप देख रहे हैं कि जब 2022 के चुनाव होंगे तो तीरथ सिंह रावत क्या दोबारा भाजपा को सत्ता में दिला पाएंगे, ये कहना भी कठिन मुश्किल है, लेकिन पर भाजपा ने इनके ऊपर विश्वास किया। अब देखते हैं 2022 में तीरथ सिंह रावत क्या गुल खिलाएंगे, आने वाला समय ही बताएगा। जी कमल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आपके प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। जी धन्यवाद मैडम। जी शिशुपाल जी, जिस प्रकार से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल गया है, क्या लगता है कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए मैडम, पहले तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य किया है, ये उत्तराखंड की जनता पे हर तरह से जो है बोझ डाला है जी, और सही निर्णय नहीं है, सही समय पे निर्णय नहीं है जी।
इससे क्या होगा कि जो सत्र में आधा अधूरा सत्र करके त्रिवेंद्र रावत जी को हटाया, तो जो बड़े अफसरशाही है वो बेलगाम हो जाएगी और विकास के कार्य में बंदरबाट होना तय है। उसके साथ ही भाजपा को जो है इनसे माफी मांगनी चाहिए। 4 साल इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये 0 वर्ष मुख्यमंत्री है, उस पर भाजपा ने मोहर लगा दी है जी। और हम चाहते हैं कि अभी इन्होंने उसके साथ साथ क्या नुकसान जनता को होने वाला है कि लोकसभा का उपचुनाव थोप दिया गया और फिर 57 विधायक, क्या कोई भी काबिलियत नहीं थी किसी में कि जो दूसरा मुख्यमंत्री उन्हीं में से चुना जाता। फिर उसके बाद एक उपचुनाव विधानसभा का होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र है इनका, इसमें जो है कई पावर सेंटर शायद बन गए हैं और ये प्रदेश स्तर पे भी और केंद्र पे भी बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। जी, ऐसे में शिशुपाल जी 2022 चुनाव जो है वो भी अब नजदीक है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर उतरेंगे? देखिए, पहला तो हमारा जो है कि जैसे केजरीवाल साहब का पूरे देश में एक ईमानदार चेहरा है जी, कि आम आदमी पार्टी के पास एक विजन का नेता है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य पे, महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिल्ली में काम किया हुआ है जी, और मोहल्ला क्लिनिक हो, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली की तारीफ एजुकेशन में विदेश भी कर रहा है। तो वही मुद्दे उत्तराखंड में भी जो पलायन हो रहा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा है जी। तो निश्चित रूप से 2022 में जिस प्रकार से हमने जो है पूरी कैंपेनिंग तैयार कर ली, हमारे बूथ लेवल से लेकर और पूरी प्रदेश कमेटियां हो गई है, जो विंग से हमारे महिला विंग है, यूथ विंग है, सब तैयार है और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी और सरकार बना के व्यवस्था परिवर्तन करेगी। मेरा मानना है कि हम कम से कम 55 सीटों से ऊपर उत्तराखंड में हम जो है कि लेकर के आएंगे। ये जनता का रुझान है जी। बिल्कुल शिशुपाल जी, ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बीजेपी के बीच अंतर्कलह चल रहा है, तो क्या लगता है इसका फायदा चुनावी पार्टियों को ज्यादा होगा जो मैदान में उतरी हुई है? निश्चित रूप से देखिए, जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि कभी जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो इन्होंने कहा कि कोई परफॉर्मेंस इन्होंने अच्छा नहीं किया और साथ में इनकी विधायक की भी टिकट कट गई थी भाजपा में और आज उन्हीं को आप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा जो पहले विपक्ष में कांग्रेस नहीं थी, आज भाजपा की वही हालत है और आम आदमी की किस्मत जागने वाली है कि उसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर कमल जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में तमाम तैयारियां करके उतर चुका है और उनका ये कहना है कि बीजेपी के बीच जो अंतर्कलह है इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी जरूर होगा। तो ऐसे में हमने जैसे ही शुरू से देखा है कि जो विपक्षी पार्टी वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रही है, तो क्या इसका फायदा वाकई में विपक्षी पार्टियों को 2022 चुनाव में मिल सकता है? जी पूजा, सबसे बड़ी बात कहें तो ये बात लगातार अब विपक्षी दल बिल्कुल हटा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार, अगर हम बात करें तो लगातार सरकार की आलोचना करता है। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी है, जब आज भाजपा के 57 विधायक के बावजूद जब यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य पार्टियां जितनी भी हैं, उनका यही कहना है कि अब सीधा जो इसका जो लाभ मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा, आम आदमी पार्टी कह रही मुझे मिलेगा। तो अलग अलग पार्टियों का विजन है, तो उनका यही कहना है कि जो भाजपा ने इस टाइम जो सत्ता परिवर्तन किया है ये देर कर दिया है, इस टाइम बहुत गलत किया है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां यही मान रही हैं कि इसका फायदा जो है कि सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा या आम आदमी पार्टी हमें मिलेगा। तो उनका कहना है जो ये नेतृत्व परिवर्तन किया गया है, ये जो चेहरा भाजपा ने बैठाया है, ये इस लायक नहीं है कि भाजपा को पुनः 2022 में फिर सत्ता में दोबारा बीज हर सके। तो उनका ये बहुत कहना मुश्किल है। तो दोनों पार्टियां भाजपा को बिल्कुल वो मान रही है और उनका कहना है कि ये अगली बार जो सरकार कांग्रेस की आम आदमी पार्टी अपना दोनों दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी इस तरह से हार मान ली है, उनका यही कहना दोनों पार्टियों का। जी बिल्कुल कमल जी, अब चाहे कयास कुछ भी लगाया जाए, उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तीरथ सिंह रावत जी अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में जनता की भी अब निगाहें नए मुख्यमंत्री पर टिकी होगी कि आखिर ये नया मुख्यमंत्री क्या कुछ करेगा जनता के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल शाम राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जनता बीजेपी की कथनी और करनी का अंतर देख चुकी है। अब आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, वे वादा कर रहे थे कि हम डबल इंजन की सरकार बनाओ, जहां पर विकास कराएंगे, ये कराएंगे। तो आज सरकार विफल हो चुकी है। जिस तरह हमारे किसान भाइयों पर, हमारी महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और भी जो वादे किए थे वो कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या 4 साल में गन्ने का 1 रुपया बढ़ा के इससे आय दुगनी हो जाएगी? और 11 मार्च को कुंभ मेले का शाही स्नान है। स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और मेले की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हैं। वहीं स्नानियों के सभी 7 अखाड़ों के साधु संत हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। स्नान से 2 दिन पहले कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया जाएगा। इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुजियाल और हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है। 10 मार्च की रात से लेकर सुबह 8 बजे तक ही आम श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी और मालवीय द्वीप वाले घाट पर गंगा स्नान करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद साधु संतों के स्नान के लिए सभी घाटों को खाली करवाया जाएगा। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल ऋषिकेश जाना हो तो वो चंडी घाट रोड से जा सकते हैं। बाकी हर की पौड़ी के सामने हाईवे को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। शैवी सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रथम शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया जाएगा और क्योंकि ये शहर के बीच से पूरा शाही स्नान का रूट है और ये परंपरागत और धार्मिक जुलूस है, तो शहर में कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसी समन्वय से, आपसी समझौता और आपसी वार्ता से उनको जो भी पाबंदियां है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें 8 बजे से पहले हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप में स्नान पब्लिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरी तरह से ये आरक्षित रहेगा। और उत्तराखंड विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना फेज 2 ने कई किसानों को हिमाचल प्रदेश भेजा है। बता दें कि कई किसानों को राज्य से बाहर शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा गया है, जिसमें जौनपुर के कई किसानों ने बागवानी के साथ साथ कई जानकारी ली। बता दें कि ये 3 दिवसीय भ्रमण रहा, जिसमें सभी किसान खुश नजर आए। और उत्तराखंड विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना फेज 2 के नए किसानों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। यहां पर सभी किसानों ने शैक्षणिक भ्रमण किया और जिसमें जौनपुर के कई किसानों ने बागवानी से संबंधित जानकारी ली और इसके बाद ये 3 दिवसीय भ्रमण रहा। किसानों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी देखी गई। बागवानी को लेकर जानकारी प्राप्त की है किसानों ने, जिससे कि बेहतर से बेहतर बागवानी की जा सके, खेती की जा सके। ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण था, इसमें काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली फ्लोरिकल्चर के बारे में, उसमें किस तरह से जो है उसको उगाया जाता है। टिश्यू कल्चर की लैब हमने देखा, जो पहली बार एक रियली अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए। इसके अलावा सेब के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसको शुरुआत से लेके इवन उसको ग्रोन अप होने तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और बहादुराबाद में पतंजलि के रिसर्च सेंटर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आई थी, जहां वो बहादुराबाद के एक पतंजलि सेंटर पहुंची, जहां करंट लगने से महिला की मौत हो गई। वहीं महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक महिला दिल्ली के बहादुरगढ़ सेक्टर 9 निवासी बताई जा रही है। वहीं मृतक महिला की छोटी बहन ने रिसर्च सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
और झबरेड़ा के डेलना गांव में एक दहेज लोभी परिवार ने गर्भवती बहू को जिंदा जलाकर मार डाला। इतना ही नहीं, आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं किसी तरह महिला के परिजनों को मामले की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद डेलना गांव की पुलिस शमशान घाट पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक महिला के अवशेषों को इकट्ठा किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने अवशेषों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। इस दौरान मृतका के मामा ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें मृतका का पति, सास, ससुर, ननद और नंदोई भी शामिल हैं। बता दें कि पुलिस ने मृतका के सास और नंदोई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आईटी कंट्रोल रूम के माध्यम से जो विकास है इसके मामा टिकोले को उन्होंने सूचना दी थी कि मेरी जो भांजी है, जो डेलना शादी हुई है, उसके पति ने उसे मार के जला दिया। तो मौके पहुंचे थे, मौके पर भी साक्ष्यों के हिसाब से पुष्टि हो रही है। जैसे इनमें दुर्वेश चला, छोड़ भी रखी इन्होंने कई महीने तक, बच्चा भी घर पैदा हुआ वहां से गडोले में। फिर उसके बाद इनमें समझौता भी आ, अब साल हो गया होगा लगभग। अब घर वालों ने मतलब माँ बाप ने भी यहाँ तक कर भाई तुम उन्होंने कहा तुमसे फोन ना करियो, मंगाइयो ना भेजो ना, वो भी बंद कर रखा। और लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में लक्सर सीओ विवेक कुमार ने बताया है कि लगातार क्षेत्र से अवैध हथियार, अवैध शराब की शिकायत मिल रही है और उसी को देखते हुए उन्होंने सभी थानों और चौकियों को निर्देशित किया हुआ था, इनके खिलाफ अभियान चलाकर तस्करी करने वालों पर रोक लगाई जाए, जिससे क्षेत्र का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसी क्रम में भिकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने एक युवक को 315 बोरे के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने क्षेत्रवासियों से भी अपील की है कि अगर क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कारोबार होता है तो वो सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि अवैध कारोबार करने वालों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लक्सर की एक खबर जहां पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले पर लक्सर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि लगातार क्षेत्र से अवैध शराब और अवैध हथियार की खबरें मिल रही थी, उसी को देखते हुए उन्होंने सभी थानों और चौकीदारों को निर्देश दिया था इनके खिलाफ अभियान चलाकर तस्करी करने वालों पर रोक लगाई जाए, जिससे क्षेत्र का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसी क्रम में भिकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। लक्सर सर्कल क्षेत्र अंतर्गत जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है तो क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक तो अवैध शराब और जो अवैध असलों और तमंचों के बारे में लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। उस संदर्भ में सभी थानों, सभी चौकियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है और टीम बनाकर इसमें लगातार कार्रवाई के लिए बार बार इनको बताया जा रहा है। तो इसी के क्रम में कल भिकमपुर चौकी इंचार्ज ने एक 315 बोर का तमंचा जो है वो पकड़ा है। और लक्सर में झोलाछाप पशु चिकित्सक सरकारी विभाग में पनप रहे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं के निवासी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संदीप कुमार ने कहा है कि लक्सर में झोलाछाप आज भारी संख्या में पनप रहे हैं, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान हो रहा है और उनके पशुओं में बांझपन जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे एक आम किसान को एक ही झटके में लाखों का नुकसान हो जाता है। मामला बहुत गंभीर है, जिसे लेकर लक्सर पशु चिकित्सा विभाग देहरादून में बैठे अधिकारी निर्देशित कर तक भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और लक्सर में झोलाछाप पशु चिकित्सक सरकारी विभाग में पनप रहे हैं, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इन झोलाछाप चिकित्सकों के कारण उनके जो पशु हैं वो
बांझपन के शिकार हो रहे हैं, जिससे किसानों को एक बार में ही लाखों का नुकसान होता है और ये काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है किसानों के लिए। पशुपालकों को भारी नुकसान होता है, उनके पशुओं में बांझपन जैसी बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, जिससे एक आम किसान को एक ही झटके में लाखों का नुकसान होता है। ये झोला छाप वाली जो समस्या आप बोल रहे हैं, ये काफी समय से चल रहा है। एक लंबित प्रकरण में इसको बोल सकता हूँ, लेकिन इसका जो मूल तत्व है, जो मूल कारण है, वो यही है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जानवरों की। पशुधन संख्या हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 4.5 लाख के